एवरीवन, वेलकम बैक टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th बिहार बोर्ड का क्लास 10th संस्कृत पढ़ने वाले हैं। संस्कृत का चैप्टर नंबर 2 पाटलिपुत्र वैभवम। ठीक है ना। इसका जो संस्कृत में जो ट्रांसलेट किया हुआ है, संस्कृत में जो आपके चैप्टर किताब में दिए हुए हैं, उसका हिंदी का अर्थ समझेंगे। क्योंकि मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं, अगर आपको संस्कृत पढ़ना है तो किताब को एक बार विश्लेषण करके पढ़ लीजिए, लेकिन मैं उस संस्कृत का हिंदी में अनुवाद करके मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि एग्जाम में जो सवाल पूछा जाता है वो पूरे हिंदी रूप में पूछा जाता है, हिंदी के फॉर्म में ही पूछा जाता है। यानी कि आपका चैप्टर संस्कृत का ही पाटलिपुत्र वैभवम से भी सवाल पूछेगा, लेकिन हिंदी फॉर्म में पूछेगा। मुश्किल से थोड़ा मैंने 2-3 सवाल जो है संस्कृत फॉर्म में पूछता है, लेकिन चैप्टर से सवाल हिंदी फॉर्म में आता है। यहाँ तक कि जो 2 नंबर वाला सवाल पूछता है ना, वो भी हिंदी फॉर्म में पूछता है कि ये इन्होंने ऐसा क्यों किया, कैसे हुआ, ये सब हिंदी में ही पूछता है। तो चलिए हम हिंदी में पहले इसका अर्थ समझते हैं। एक बार अगर आपने इसका अर्थ समझ लिया तो चैलेंज करता हूं आपको ना, इस वीडियो से, इस लेसन से एक भी ऑब्जेक्टिव या 2 नंबर का सवाल नहीं छूटने वाला है। ठीक है ना। सो डोंट स्किप एनी, डोंट स्किप वीडियो, एंड पूरी वीडियो को ध्यान से देखना, ध्यान सुनना, पढ़ लेना ध्यान से, ताकि आपको इस वीडियो से बहुत ही बेनिफिट हासिल हो सके। तो पहली बार आ रहा है तो चैनल को क्या करना, सब्सक्राइब करना, घंटा का बटन दबाना है और ऑल पर प्रेस करना मत भूलना, ताकि मेरी वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपके पास जाते रहेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं इसके बारे में क्या क्या दिया हुआ है। यानी कि लेसन का नाम जान लो, पाटलिपुत्र वैभवम। पाटलिपुत्र जो है पटना को बोला गया है, और वैभवम, वैभवम मतलब वैभव। वैभव के मतलब होता है शान शौकत, तारीफ के लायक जो होता है। यानी कि हम इस क्लास में, इस चैप्टर में पाटलिपुत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं। पाटलिपुत्र की क्या खूबियां रही है पहले भी और आज तक, है ना, उन सभी के बारे में डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे एक हर लाइन में, हर एक लाइन में जो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छुपा रहेगा, आपको ध्यान से बस एक बार समझ लेना ध्यान से। देखिए, बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर सभी समयों में महत्वशाली रहा है। तो एक सवाल आपको यहाँ पे, बिहार राज्य की राजधानी जो है पटना, है ना, बिहार राज्य की राजधानी पटना शहर के सभी समयों में महत्वशाली रहा, मतलब हर समय में पटना जो शहर है ना, उसका महत्वशाली हमेशा बना रहा। इसका इतिहास लगभग 2500 वर्ष पुराना है। आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछता है कि पाटलिपुत्र का इतिहास कितना वर्ष पुराना है, तो 2500 वर्ष पुराना इतिहास है। यहाँ धार्मिक स्थान भी है, राजनीतिक स्थान भी है। आपको पता ही है ना, पटना चूंकि बिहार का राजधानी, तो जितने भी पार्टियां हैं बिहार में, जितने भी क्षेत्रीय पार्टी है, उन सभी का मुख्यालय, हेडक्वार्टर अक्सर पटना में देखने को मिलता है। और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से आकर्षक है, यानी कि औद्योगिक स्थान भी है। तो ये सब क्या हो गया, आकर्षक हो गया। चलिए आगे देखते हैं कि विदेशी यात्री मेगास्थनीज, मेगास्थनीज जो विदेशी यात्री यहाँ भी आया था, पटना आया, मेगास्थनीज आया, फाहियान आया, हेंगसांग आया, इत्सिंग आदि लोगों ने पटना का वर्णन अपने अपने रचित ग्रंथों में किया है। यानी कि जो विदेशी यात्री मेगास्थनीज, फाहियान, हेंगसांग, इत्सिंग जो लोग आए हैं, विदेशी लोग, उन्होंने अपने अपनी किताब लिखा और उन किताबों में जो है पटना के बारे में पूरी तरीके से विश्लेषण किया, पटना के बारे में अच्छी तरीके से अध्ययन किया है। इस पाठ में पटना के वैभव का सामान्य परिचय है। इस पाठ में क्या है, पटना का वैभव, पटना की शान शौकत, पटना की क्या खूबी रही ना, उसके बारे में पूरा परिचय दिया हुआ है। तो इसी से आपको ऑब्जेक्टिव सुधरेगा, अगर एक बार आपको ध्यान से पढ़ लिए तो, है ना, या मेरी बात को ध्यान से सुन लिए तो जरूर आपको दिमाग में आ जाएगा, और इसका एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटने वाला है। सो आप स्किप मत करना, ध्यान समझ लेना। आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा के किनारे बसी विचित्र महानगर है। सवाल पूछता है कि पटना किस नदी के किनारे बसा हुआ है। पटना, बिहार, बिहार का जो पटना शहर है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गंगा नदी के किनारे। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि, कौन कवि है, दामोदर गुप्त नामक कवि जो है, कुटनी कुटनिम तरनीय, कुटनिम तरनी काव्य में कहा, यानी कि उनका काव्य है कुटनिम तरनी, उसमें जो है ना, पटना जो है गंगा नदी किनारे है, इसका और विषय के बारे में जो है दामोदर गुप्त नामक कवि अपना जो किताब, उसका काव्य है कुटनीम तरनी, इसमें कहा है। तो ये सवाल बन सकता है कि कुटनीम तरनी किसका काव्य है, तो याद कीजिएगा दामोदर गुप्त नामक। आजकल सवाल डिपली भी पूछा जा रहा है, बीच बीच से पूछ लेता है, इसलिए आपको पूरे तरीके से अध्ययन करना है। पृथ्वी का तिलक विद्वानों की निवास स्थली पटना नाम का महानगर स्वर्ग से भी सुंदर है, स्थान है। पृथ्वी का तिलक विद्वानों की निवास स्थली पटना नाम का महानगर जो है स्वर्ग से भी सुंदर बताया गया है इस चैप्टर में। ओके, आगे देखिए, इतिहास में सुना जाता है कि गंगा के किनारे बुद्ध काल में पाटलिपुत्र ग्राम स्थित था।
बोला क्या गया, इतिहास में जाना जाता है कि पटना के किनारे एक बुद्ध के समय में जो गौतम बुद्ध थे ना, उसके समय में जो है पाटिलपुत्र ग्राम स्थित था। अब सवाल बनता कि पाटिलपुत्र ग्राम कहाँ स्थित था, तो पाटलिपुत्र जिसको पटना बोलते हैं, है ना। और पाटिलपुत्र ग्राम जो है किसके समय में स्थित था, बताओ। पाटिलपुत्र ग्राम जो है बुद्ध काल के समय में था, यानी कि जैन काल के समय में नहीं था, बुद्ध काल के समय में था, ठीक है ना, बुद्ध काल के समय में था, जहां भगवान बुद्ध बहुत तपस्या करने के बाद आए थे। कहाँ आए थे, पाटिलपुत्र आए थे, ठीक है। उस उनके द्वारा कहा गया है कि यह गांव महानगर होगा, मतलब ये बोला गया पटना पहले पटना नहीं था। एक्चुअली पटना जो है गंगा नदी के किनारे एक पाटिलपुत्र ग्राम, एक गांव के जैसा था बुद्ध काल में, यानी कि गौतम बुद्ध जो है उसके समय में पटना जो है एक गांव के रूप में था, और उस गांव का नाम क्या था, पाटिलपुत्र। वहां जो है बहुत तपस्या करने के बाद वहां आए थे गौतम बुद्ध, और उन्होंने क्या कहा था, यह गांव नहीं बल्कि एक महानगर हो जाएगा भविष्य में। किंतु लेकिन एक प्रॉब्लम बताया है कि आपसी झगड़ा बहुत होगा, आग लगी बहुत होगा, बाढ़ के भय से सदैव पीड़ित होता रहेगा। और आज देखने को मिल रहा है गौतम बुद्ध ने जो भविष्यवाणी की है पटना के बारे में, आज वो सब देखने को मिल रहा है। झगड़ा वगैरह भी वहां पे देखते हैं, आग लगी, मतलब ज्यादा प्रॉब्लम भी, बाढ़ वगैरह की समस्या तो आते रहता है। कालांतर में यानी कि उसके बाद जो है पाटिल ग्राम ही पटना कहा जाने लगा। उसके बाद ही यानी कि पाटिल ग्राम, देखो पाटिल ग्राम या पाटिल पुत्र ग्राम एक ही बात है। फिर बाद में जो है गौतम बुद्ध के बाद में जो उन्होंने जो बोला, उसके बाद में कुछ साल बाद जो है पाटिल ग्राम को ही पटना बोलने लगा। अब देखो पटना तो हम लोग लेटेस्ट से बोलते हैं ना, लेकिन बाद कालांतर का मतलब उसके बाद इसका नाम बदलते रहा, पाटलिपुत्र रहा, अजीमाबाद भी एक समय में रहा है, ठीक है ना। उसमें फिर उसके बाद फिर लास्ट में पटना, अभी तक पटना है। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी। सवाल बनता है कि पटना नगर या पाटलिपुत्र नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम, यानी कि वहां का शोभा और रक्षा व्यवस्था जो था ना, वो सबसे बेस्ट किसके शासनकाल में था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में था। सवाल बनेगा, ध्यान से पढ़ेंगे। यूनानी राजपूत मेगास्थनीज कहाँ का था, मेगास्थनीज यूनान का था, ठीक है ना। मेगास्थनीज कहाँ का रहने वाला था, यूनान का रहने वाला था। अपन इसका इन्होंने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम क्या है, इंडिका नाम का है। सवाल पूछता है इंडिका, मेगास्थनीज ने किताब लिखा इंडिका, और इंडिका में जो है पटना के बारे में, पूरे भारत के बारे में वर्णन किया है। इन्होंने क्या लिखा अपनी किताब में, इस नगर की शोभा देखने में प्रिय था, अशोक के समय में यह बहुत अधिक समृद्ध नगर था। देखिए इन्होंने लिखा कि इस नगर की शोभा बहुत देखने में प्रिय है। पटना के बारे में मेगास्थनीज लिखा है कि इस नगर की शोभा देखने के लायक है, देखने के प्रिय है। और बोला गया कि अशोक के समय में यह अधिक समृद्ध नगर था, मतलब पूरी तरीके से फुलफिल होया हुआ था अशोक के समय में। सवाल दोनों तरीके से बन सकता है कि किसके समय में नगर की शोभा रक्षा व्यवस्था अत्यंत उत्तम थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। और किसके समय में पटना अधिक समृद्ध नगर था, तो कंफ्यूजन बच्चा बहुत करता है, कोई चंद्रगुप्त मौर्य मारता है, कोई अशोक मारता है। तो आप समझ लीजिए अशोक के समय में अधिक समृद्ध था, मतलब उससे बेहतर था, समृद्ध मतलब पूरी तरीके से फुलफिल था वो, ठीक है ना। बहुत समय तक पटना के प्राचीन सरस्वती परंपरा चलती रही, पटना जो है प्राचीन सरस्वती सब परंपरा चलती रही। यह राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा नामक कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथ में आदर सहित स्मरण किया है। कौन, राजशेखर ने अपने काव्य मीमांसा, देखिए राजशेखर का अपना काव्य मीमांसा था, उसमें जो है इस ग्रंथ में आदर सहित स्मरण किया पटना के बारे में। यहाँ उपवर्ष वर्ष पानिनी पिंगल वर रुचि पंतजलि यहाँ अध्ययन कर ख्याति प्राप्त की, यानी कि इन्होंने आके यहाँ पढ़ाई किया, अच्छी नाम हासिल किया। कुछ प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में, पुराणों में पटना के नाम से अंतर पुरुषपुर या कुसुमपुर भी पाया गया यानी कि सॉरी यार, यानी कि कुछ प्राचीन ग्रंथ रहा है, और पुराण जानते हैं, पुराण है ना, तो उसमें जो है पटना के बारे में बताता है कि पटना में जो है पटना के नाम पहले पुरुषपुर भी हुआ करता था, या कुसुमपुर, यानी कि कुसुमपुर, पुरुषपुर, पाटिलपुत्र, सब क्या नाम, किसका नाम है, पटना का ही नाम है। इससे जानकारी होती है कि इस नगर के समीप फूलों का उत्पादन अधिक होता है। एक्चुअली पुष्पपुर, पुष्पपुर का मतलब फूलों का नगर, फूलों के स्थान। तो इससे पता चलता है कि पाटलिपुत्र पटना के आसपास जो है फूलों का उत्पादन बहुत ज्यादा होता था। पाटलिपुत्र यह शब्द भी गुलाब फूलों की गुड़िया रचना लेकर प्रचलित हुआ है ना। पाटलिपुत्र जो नाम है ना, वो भी गुलाब फूलों की गुड़िया रचना लेकर प्रचलित हुआ है। और यहाँ पे शरद काल में, यानी कि सर्दी के समय में इस नगर में कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था। अब कहाँ, गुप्त वंश के शासनकाल में। देखिए सवाल बनेगा कि कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता था, पटना नगर में। किस मौसम में मनाया जाता था, किस काल में, शरद काल में, यानी कि सर्दी के मौसम में। और किस वंश में,
हाँ भाई, गुप्त वंश, मौर्य वंश में नहीं, गुप्त वंश के शासनकाल में जो है कौमुदी वर्ष मनाया जाता था। ठीक है, बहुत प्रचलित था। उस अवसर पर सभी लोग आनंद मग्न रहते थे, आनंद लेते थे। आजकल दुर्गा पूजा के अवसर पर भी वैसे ही समारोह देखने को मिलता है। आप जाएंगे दुर्गा पूजा पूजा के मौके पर पटना, तो आपको भी वहां पे उस तरह से आनंद देखने को मिलेगा। आगे बोलता, कल काल चक्र के वश में आकर जबकि मध्यकाल में पटना हजारों वर्ष लगभग में जीर्ण शीर्ण रूप में रहा है। क्या बोला गया? मध्यकाल में पटना हजारों वर्ष जो है, मध्यकाल में हजारों वर्ष जो है जीर्ण शीर्ण रहा है। इसका संकेत साहित्य ग्रंथ मुद्रा राक्षस नामक नाटक आदि अनेकों ग्रंथ में मिलता है। यानी कि जो एक किताब है मुद्रा राक्षस, जो कि विशाख दत्त इसके राइटर है। विशाख दत्त कौन है? विशाख दत्त मुद्रा राक्षस के राइटर है। इन्होंने बताया है, ग्रंथों में इनके बारे में बताया कि पटना का क्या हजारों मध्यकाल में पटना की स्थिति क्या रही है। मुगल वंश काल में इस नगर के उचित उद्वार रहा है। देखिए, मध्यकाल में पटना का जो है ना स्थिति जो है सही नहीं रहा। मध्यकाल में एक जो प्राचीन काल, एक मध्यकाल, एक हो गया आधुनिक काल। तो मध्यकाल में तो पटना जो है ना सही से नहीं रहा। और मध्यकाल में एक मुगल वंश आया था, जिसको आप जानते हैं अच्छी तरीके से। इस वंश में जो है ना अच्छा उद्धार रहा, उचित उद्धार, मतलब इसका विकास अच्छा हुआ है मुगल वंश में। अंग्रेजी शासनकाल में पटना का खूब विकास हुआ, अंग्रेजी शासनकाल में विकास हुआ। यह नगर मध्यकाल में ही पटना के नाम से प्रसिद्ध हो गया। अब मध्यकाल में एक आया था राजा, जिसका नाम है शेर शाह सूरी, जिसको सासाराम में इसके मकबरा है, शेर शाह सूरी, है ना। यानी कि क्या बोलते हैं, जो मुगल वंश चला था, मुगल वंश के बीच में ही ये जो है शेरशाह सूरी वंश बोला गया। शेरशाह सूरी का शेरशाह जो थे ना, वही जो है पाटली, पहले नाम था इसका पाटलिपुत्र, पाटलिपुत्र, और इन्होंने जो है इसका नाम जो है पटना रख दिया। ठीक है ना। तो उस समय यानी कि मध्यकाल से पटना नाम प्रसिद्ध हो गया। सवाल पूछेगा कि पटना का जो नाम पटना रखा है तो किस नगर, किस काल में? तो मध्यकाल में। याद रहेगा। चलिए अब बस थोड़ा सा और समझ लेते हैं। यह शब्द पटना पत्तन शब्द से मिलता है। सवाल बनता है कि पटना किस शब्द से बना है? पत्तन शब्द से बना है। नगर के पालन करने वाली देवी पटन देवी आज भी पूजा होती है। आज भी पटना में पटन देवी की पूजा होती है। नगर के पालन करने वाली देवी, है ना, कौन थी? पटन देवी। और आज भी इसकी पूजा होती है पटना में। ठीक है ना। आजकल पटना नगर बहुत विशाल और बिहार राज्य की राजधानी है। आए दिन नगर का विकास हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। आप देखो पटना जाओ तो आपको देखने को मिलेगा, इसके उत्तर दिशा में गंगा बहती है। हाँ, सवाल बनेगा गंगा किस दिशा में बहती है? गंगा पटना की किस दिशा में बहती है? उत्तर की दिशा में बहती है। ठीक है। उसके ऊपर एशिया का महादेश, एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल है, जिसका नाम है गांधी सेतु। क्या नाम है? गांधी सेतु नाम है जी। ठीक है ना। एशिया महादेश का सबसे लंबा, सवाल आता है कि एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल किस नगर में है? बिहार में है, पटना में है। कई रेल पुल भी निर्माण हो रहा है अभी। इस नगर में सुंदर संग्रहालय है, उच्च न्यायालय है, सचिवालय है, गोलघर है, तारामंडल है, जैविक उद्यान है, मौर्यकालीन अवशेष है, महावीर मंदिर है। ये सब यहाँ पे देखने के लायक है। ठीक है ना। प्राचीन पटना नगर, पटना सिटी में सिख संप्रदाय, अब देखो प्राचीन जो पटना था है ना, जो पटना है उसमें जो है सिख संप्रदाय के जो का पूजनीय स्थल दसम गुरु गोविंद सिंह, यानी कि गुरु गोविंद जो गुरु के 10वें गुरु थे। कौन गुरु थे? 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। उनका जन्म जो है पटना में हुआ है, जिसको गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध बोला है। पटना में जाइएगा और किसी से पूछे गुरुद्वारा कहाँ है, तो आपको बता देगा कहाँ पे गुरुद्वारा है, पाटलिपुत्र में। ठीक है ना। बता देगा, वहां के लोग बता देता है, क्योंकि सबको पता है ना। जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा। तो गुरुद्वारा के नाम से प्रसिद्ध है, जो कि गुरु गोविंद सिंह, गुरु के क्या बोलते सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। और पहले गुरु कौन थे? आप लोग का यह होमवर्क मिलेगा कि सिख धर्म के पहले गुरु कौन थे, जल्दी से बताओ। पहले गुरु, पहले गुरु। यहाँ देश में तीर्थ यात्री गण दर्शन के लिए आते हैं, बिल्कुल देश देश से लोग पटना को देखने के लिए, घूमने के लिए आते हैं। ठीक है ना। तो फिलहाल वीडियो को हम लास्ट करते हैं। कैसी लगी आपको ये क्लास? मेरे ख्याल से अगर इस क्लास को पूरी तरीके से आप पढ़ लोगे ना, तो एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। और अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हो तो नीचे आपको एक नंबर दिख रहा है, उस नंबर पे आपको कॉल कर सकते हो। कॉल करके आप, या तो फिर आप डायरेक्ट उस नंबर पे मुझे ये 250 रुपया पे करना होगा, पे फोन गूगल पे, और फिर आप स्क्रीनशॉट भेजना नंबर पे, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होगा, कर दिया जाएगा, और आपको सारा पीडीएफ 1 साल तक फ्री मिलता रहेगा। ओके। तो मेरे ख्याल से ये स्टोरी पढ़ के हमको ही बहुत मजा आया, और मेरे ख्याल से लगता है कि आप कोई भी सवाल इससे ऑब्जेक्टिव नहीं पूछेगा। नेक्स्ट वीडियो में इसका ऑब्जेक्टिव मैं कराने वाला हूँ। आप लोग क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव 2 नंबर वाला, 1 नंबर वाला सारा मैं करवा दूंगा अगली वीडियो में। ओके। तो इसके लिए आप लोग कमेंट करो, अपना प्यार दिखाओ, लाइक करो, और यार आप सब्सक्राइब जरूर करो। सब्सक्राइब करने में आपका कुछ भी नहीं जाता, बस प्यार की जरूरत है ना। 1 सेकंड का प्यार, है ना। आपका 1 रुपया घाटा नहीं लगेगा, तो इससे आपको ही हेल्प होगा।
तो इतना काम जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें ताकि उसको भी इसका फायदा हो सके, खाली अपने पास मत रखना। ओके, हाँ, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।